चलिए, अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आप यहाँ आए हैं तो आपका कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा। मैं ये चाहूंगा कि आप एक ऐसा आउटकम सेट करें इस ट्रेनिंग के लिए कि मेक देम सो बिग, इतनी बड़ी बनाए आपके आउटकम को कि इफ यू गॉट देम, दिस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग यू हैड एवर टेकन। दिल में, दिमाग में इस बात का तस्वुर को बिठा लीजिए कि इतना बड़ा आउटकम आप जहन में रखें। अगर मैं कहूंगा कि आपका आउटकम क्या है इस ट्रेनिंग के लिए, तो आपके दिमाग में जो आ रहा है आप चार्ट बॉक्स में लिखिए। मैं देखना चाहूंगा कि कितना बड़ा आउटकम आपने सेट किया है। मैं चाहूंगा कि आप में से हर शख्स जो यहाँ पर मौजूद है वो चार्ट बॉक्स में लिखे। 26 लोग मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि 26 के 26 लोग जो है चार्ट बॉक्स में लिखें कि आपका आउटकम क्या है इस ट्रेनिंग का। कम ऑन, गो हेड। चार्ट बॉक्स में फौरन लिखे हैं आप लोग। जी, आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। क्या चाहते हैं आप इस ट्रेनिंग के जरिए से? बिलियनर, माशाल्लाह, गुड। व्हाट एल्स? हु एल्स वांट टू राइट? प्लीज राइट इट। लिखते चले जाइए जो दिमाग में आ रहा है। नो नीड टू पॉन्डर, सोचने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग में आपका फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आप उसको जस्ट लिखते चले जाइए। इंशाल्लाह आपको उससे फायदे होंगे। आप समझेंगे, वाकई आपको लगेगा कि इससे बहुत ज्यादा होगा सक्सेसफुल लाइफ। ओके, to be a new version of me after, okay, after this workshop. Good, great. No negative feelings, ठीक है। Achieve goal in disciplined way, highly efficient, okay। ऐसी स्ट्रैटेजर जिन पर अमल करके मुझे जिंदगी में आसानी हो। गुड। इम्प्रूविंग माई सेल्फ। गुड। तो अगर मैं ये कहूं कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने जो गोल लिखे हैं वो बहुत छोटे हैं, तो क्या लगेगा आपको? या फिर इतना डिफाइन नहीं है कि जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप उसको अचीव करना चाह रहे हैं? जरा सा और बिग सोचें और इसको लिखने की कोशिश करें। जब आप पेन एंड पेपर लेकर के कोई चीज लिखते हैं या जुबान से किसी चीज का इजहार करते हैं, ओके, माशाल्लाह, एंटरप्रेन्योर, ओके, आई विल इम्प्लीमेंट ऑल माई एनएलपी नॉलेज सक्सेसफुली इन माई एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, इस्तेदाद में इजाफा और मुस्बत सोच। गुड, वेरी गुड। ओके, आप जितना बिग सोच सकते हैं उतना बिग सोचें, और मैं आप तमाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना बिग सोचें उतना इंशाल्लाह आप उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं जो टूल्स एंड टेक्निक आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको हाथ से पकड़ करके ले जा करके आपको मैं उसमें शामिल करूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको टूल्स दूंगा, टेक्निक दूंगा, आइडियाज दूंगा, और आपके ब्रेन की जो चेंजेस है वो आपके अंदर करने की कोशिश करूंगा। आपकी प्रोग्रामिंग, ब्रेन की प्रोग्रामिंग आप खुद करेंगे और वो रिजल्ट को आप अपने पास होता हुआ महसूस करेंगे। इसलिए चाहूंगा कि आप जितना बिग आप सोच सकते हैं सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं कि एम्पावरमेंट का फार्मूला मैं आपको देना चाह रहा हूं। ये फार्मूला सक्सेस का फार्मूला है, और ये एक गिफ्ट के तौर पर आपको दे रहा हूं मैं। इसलिए गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूं कि इसके जरिए से जो है आप जो जिंदगी में चाहना चाह रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह मिल के रहेगा। इसलिए नहीं कि ये फार्मूला कोई बहुत बड़ी चीज है, और ये बात भी नहीं है कि ये ऐसा लग रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट जब आप कहेंगे जुबान से C&E, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये न्यूटोनियन फिजिक्स है। मैं ये आपको एश्योरेंस देता हूँ कि फिजिक्स की कोई क्लास नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग फिजिक्स बोलते हैं, जरा डर लगता है। तो आप डरिए मत, ये फिजिक्स की क्लास नहीं रहेगी। ये क्लास जो है ना बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। कॉज एंड इफेक्ट, आप सिंपल है, एक एरो जो है ना कॉज और इफेक्ट के दरमियान में, सी और ई के दरमियान में एक एरो डाली गई है, यानी कि कॉज, कॉजेस एंड इफेक्ट। जिंदगी में हम जो कुछ भी हैं, या तो हम इफेक्ट की साइड रहते हैं या तो कॉज की साइड में रहेंगे। और आजकल का जो अलमिया है, अगर आप जिंदगी का तस्वुर करना चाहें तो आजकल का जो अलमिया है सबसे बड़ा, कि हम में से बेशतर लोगों की जिंदगी इफेक्ट में गुजर रही है। अगर हम इसको और डिफाइन करना चाहें तो बहुत सी बातें आपके सामने आ सकती हैं, तो हम इसको तफसील के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। मैं एग्जांपल देता हूं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा एरिया है जहां आप स्टक हो चुके हैं। अगर आप उस एरिया का मुताला करें, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे आपकी पर्सनल हेल्थ का मसला हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी एरिया को आप ले लीजिए, अगर कहीं पर आप स्टक महसूस कर रहे हैं तो आप समझिए कि वहां पर आप इफेक्ट पे हैं, कॉज की साइड नहीं है। कॉज की साइड अगर आप रहेंगे तो लाजिमन जो है आप
एम्पावर होंगे और कामयाबी के दहाने पर आप पहुंचेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो इसके लिए आप दूसरे अंदाज में कहेंगे कि जब आप कॉज पर रहेंगे तो आप जो है रीजन को नहीं तलाश करेंगे बल्कि रिजल्ट की तरफ आप जाएंगे, और आप इफेक्ट की तरफ रहेंगे तो आप रीजन तलाश करेंगे। ये वाइस वर्सा है कि अगर आप इफेक्ट पे रहेंगे तो आप हमेशा रीजन तलाश करेंगे। अब देखिए, आप जिंदगी में जितने भी, आप मिसाल के तौर पर हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, हमारी जुबान से क्या निकलता है, बच्चे को कितनी मेहनत करेंगे तब भी वो नहीं पढ़ रहा है। तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्या बात आ रही है, या ये कहें कि मैं कितना अपने बच्चों को बताती हूँ या शोहर को बताती हूँ लेकिन वो बात को नहीं मानते हैं। तो बेसिकली वी आर एन इफेक्ट ऑफ टाइम हो सकता है, या अपनी सिचुएशन की वजह से आप उसके इफेक्ट में हैं, या फिर ये कि आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से इफेक्ट में हैं, या फिर जो कुछ आपकी जुबान से निकल रहा है उसका असर आपके दिमाग पर, आपके दिल पर पड़ेगा। तो हमेशा इंसान की जिंदगी इस तरह से गुजरती है। मैं इसकी कुछ एग्जांपल आपको आगे भी देने की कोशिश करूंगा, इससे आपको बात समझ में आएगी। किसी को सवाल है? इट्स ट्रू, ठीक है, सेटिस्फाइड लाइफ, ओके फाइन। तो बहुत से लोग जो है ना अपनी लाइफ को इफेक्ट की साइड में गुजारते हैं, इफेक्ट ऑफ टाइम। जैसे अगर आप में कहेंगे कि एक आदमी को पैसा कमाना है, अभी जैसे एक साहब ने कहा कि मुझे बिलियनर बनना है, तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि अगर आपका आउटकम जो है बिलियनर बनना है तो व्हाई डोंट यू हैव इट नाउ? व्हाट इज द आंसर? हुएवर राइट द बिलियनर प्लीज आंसर दिस। या ये कहेंगे कि जिसने भी कहा कि मैं अपनी जिंदगी में जो है ना जैसे इस्तेदाद में इजाफा और मुस्बत सोच पैदा करना चाहते हूँ, व्हाई डोंट यू हैव दिस? क्यों आपके पास मुस्बत सोच और जो है आपके पास इस्तेदाद नहीं है? या ये कहूँगा कि मैं मेरी लाइफ में दोनों जहां की कामयाबी चाहती हूँ। ठीक है, तो आपकी लाइफ में अगर आखिरत के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, दुनिया के बारे में क्यों क्यों नहीं है आपको कामयाबी? वाई? आप सेटिस्फाइड लाइफ गुजारना चाहते हैं, क्यों आपकी सेटिस्फाइड लाइफ नहीं है? और इसी तरह जितने लोगों ने कहा है वो आप उससे सवाल करें, व्हाई डोंट यू हैव इट राइट नाउ? एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, व्हाई डोंट यू हैव दिस? कोई अगर इसमें आर्ग्यू करना चाह रहे हैं तो इट्स ओपन फॉर यू, यू कैन ओपन योर माइक एंड वी कैन डिस्कस, कम ऑन। जी, किसी ने कहा है ऑब्स्टेकल है। जी, किस तरह का ऑब्स्टेकल है? यू कैन ओपन योर माइक, नो प्रॉब्लम। अगर आप बात करना चाहेंगे तो आई एम रेडी टू डिस्कस विद यू नाउ। कुरान, no Quran words word to word and understand it, spread the message नहीं, of वो लास्ट जो मेरा वो था, अब मैं सॉरी एंटर करना भूल गई थी। सर हमेशा कॉज हम लोग ढूंढते रहते हैं, मतलब मैं अपनी अगर बात करूं कि क्यों नहीं अचीव किया तो हमेशा उसके रीजन ढूंढने लगती हूँ कि इस ये वजह हो गई। जी, सो रीजन ढूंढने का एक डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को इफेक्ट साइड में रखना चाहते हैं। रीजंस क्या होता है, आपको एम्पावर नहीं करेंगे। जितने लोग जिंदगी में रीजंस ढूंढते हैं वो हमेशा जो है ना अपने से बाहर देखना चाहते हैं कॉज को। यानी मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, फलां शख्स ने ऐसा किया मेरे साथ, वो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, इसकी वजह जो है मेरे बच्चे हैं, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहे अपने पर्सनल लाइफ के लिए, इसकी वजह ये है कि फलां मेरे पास एक्टिविटीज है। तो बेसिकली हर आदमी जो है अपनी लाइफ के सिलसिले में दूसरों को गर्दानता है कि इनकी वजह से ऐसा हुआ है, इन्होंने ऐसा किया, इसकी वजह से हुआ है। तो हमेशा जब भी हम अपने आप को बाहर रीजन तलाश करना शुरू करेंगे तो हम एम्पावर नहीं होंगे, डिसएम्पावर होंगे। जी, तो सवाल है आपका? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में हम समझेंगे, लंबी हमारी गुफ्तगू है। ऐसा नहीं है आप जब को आपको जी फिर तलाश कहाँ करें जब हम दूसरे अपने आप में नहीं ढूंढे तो कहाँ तलाश करें? जी, आप अपने आप में तलाश करें इसको, उस आंसर को आप अपने अंदर पैदा करें। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मेरी ख्वाहिश बहुत है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, व्हाई डोंट यू हैव इट? मैं अपनी मैजिकल रिलेशनशिप चाहती हूँ, शौहर और बीवी की बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहती हूँ, व्हाई डोंट यू हैव इट? क्यों नहीं है आपके ये? कि मैं बेहतरीन जॉब चाहता हूँ, क्यों नहीं मिला आपको जॉब? क्यों? क्योंकि आप जब भी इसका आंसर देंगे तो क्या जवाब आएगा कि जो है ना इकोनॉमी बहुत ख़राब है, मैं पैसा नहीं कमा सकती, मेरी स्पाउस जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती हैं और मेरे साथ जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है और मैं हमेशा सैड रहती हूँ, या ये कि जो है बेहतरीन जॉब मार्केट में मौजूद नहीं है, या ये कि मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं हेल्थ की फिक्र कर सकूँ। तो क्या हो रहा है इससे? मतलब आप इफेक्ट ऑफ टाइम पे,
या ये कि जो भी रीजन आप पेश कर रहे हैं बेसिकली आप अपने आप को लोगों के हिसाब से डील करना चाह रहे हैं। मतलब ये कि आपकी चाबी जो है आपके सामने वाले के पास है, किसी की चाबी जो है शोहर के पास है, किसी की चाबी जो है वो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के पास है, किसी की चाबी उनके बॉस के पास है, किसी की चाबी हेल्थ के सिलसिले में भी आप देख लें तो वो एनवायरनमेंट को गर्दानते हैं, टाइम को गर्दानते हैं। तो यानी कि हमने अपनी चाबी अपने पास नहीं रखी है, हम अपने लॉक को खोलने के लिए दूसरों के मोहताज हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं? जरा सा उसको सिंक करें। तो कंप्लेन जब भी आदमी करता है, जितना भी जेन्यून रीजन हो, कंप्लेन जब आदमी करता है तो बेसिकली जो है वो अफेक्ट साइड में है। कोई आदमी अगर एग्जांपल मेरी बात को काउंटर करना चाहते हैं तो वो माइक खोल करके बताएं कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में आप मुझे बताएं कि मैं कैसे कॉस्ट साइड बनूं, क्यों आप ये कह रहे हैं कि मैं इफेक्ट साइड में हूं। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाल आपको आगे भी देने की कोशिश करूंगा। जैसे आप समझिए कि आज से 90 साल के बाद, अगर आप अभी पैदा हुए हैं तो 90 साल के बाद, या आप 40 साल के हैं तो अगले 50 साल के बाद आप भी इत्मीनान से रोलिंग चेयर पर बैठ करके हिल रहे हों और दिमाग में ये सोच रहे हों कि मैंने जितने भी टारगेट बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया और अल्लाह का शुक्र है और आई एम ब्लेस्ड। अगर आपकी जुबान से ये अल्फाज निकल रहे हैं, या ये होगा कि आपके दिमाग में कि फला काम नहीं हो सका उसकी वजह से फला रीजन था, फला चीज नहीं हो सकी उसकी वजह फला चीज थी, ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी आप 90 साल के हो चुके हैं, उस वक्त भी आप अपने आप को कोस रहे होंगे, आप ब्लेस नहीं होंगे, आप खुशी मना रहे नहीं होंगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करना है अपने टारगेट को, तो टारगेट को सेट कीजिए, उसको ओन कीजिए और जो कुछ प्रॉब्लम आएगा उसको ओन कीजिए। अगर आप ओन नहीं करेंगे तो सामने वाला आपके लिए अपने प्रॉब्लम सेट करेगा, अपने इश्यूज आपके सामने रखेगा और कहेगा कि मेरे इन चीजों पर काम करो। और लोगों की जिंदगियां इसी तरह गुजरती हैं जब वो दूसरों के इश्यू पर काम करने लग जाते हैं। और पूरी जिंदगी एक्चुअली वी आर वर्किंग फॉर अदर, वी आर वर्किंग फॉर आवर स्पॉस, यानी कि शोहर के लिए काम कर रहे हैं पूरी जिंदगी, या पूरी जिंदगी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए आदमी कोई काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाए, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। डायनियल नाम का ये आदमी था, ये हमारे एक प्रैक्टिशनर कोर्स में ये बंदा आया था, इसने अपनी स्टोरी सुनाई। ये जो है अमेरिका में ट्विन टावर जो है ना, 9 सितंबर 11 का आप वाकया जानते हैं, उसकी 27वीं मंजिल पर यह आदमी काम करता था। आपको मैं ये इसलिए सुना रहा हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट को समझाने के लिए सुना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? आप इसको थोड़ा सा गौर से सुने। तो ये 27वीं मंजिल पर ये डैनियल आदमी काम करता था और जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब चाको चौबंद था और हर वक्त जो है डिसीजन लेने से पहले अपने इनसाइड में सोचता था कि डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उसके बाद जो है वो अपना फैसला करके किसी चीज पर इकदाम करता था। तो उस आदमी को ये हुआ कि उस दिन सितंबर 9/11 को वो काम कर रहा था 27वें फ्लोर पे, जब प्लेन आकर के उस बिल्डिंग को हिट हुए। और जैसे ही प्लेन हिट हुए तो फायर ऑफिस से हर एक आदमी से बात की जाती थी, हर फ्लोर पर कॉल आता था और कहते थे कि आप वहीं पर रहिए, यू आर सेफ वेयर एवर यू आर राइट नाउ, इट इज द सेफ प्लेस। क्योंकि ये बिल्डिंग इतने बड़े थे कि अगर एक साथ लोग उतरने चले जाएं तो पूरा जैम हो जाएगा, कोई आदमी भी सफोकेशन की वजह से मर भी सकते हैं। तो इसलिए फायर मैन वाले हमेशा उसको आसानी करने के लिए वही कह रहे थे कि आप वहीं पर रहिए जहां पर आप हैं। तो उस आदमी ने ये कहा कि अपनी गन को चेक किया, अपने गर्ड्स को चेक किया, और उसका गर्ड्स ने उसको ये कहा कि दिस इज नॉट दिस सेफ प्लेस, गेट आउट। उसने वहां से निकला 27 फ्लोर से नीचे तक लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयरकेस, और इतना उतरते 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 वो पहुंच रहा था। जब वो 20वें माले पर पहुंचा तो एक मोटी सी औरत जो है ना वो भी निकल कर जाने की कोशिश कर रही थी, और वो बहुत ज्यादा मोटी होने की वजह से थक गई थी, हाँफ रही थी और वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो डैनियल ने उस औरत से कहा कि मैं नीचे जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? वो औरत ने कहा कि मैं तो थक गई हूं, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको साथ में ले जाऊंगा। उसको उसने अपने उसके गिरेबान में हाथ डाला, उसको उसके बगल में हाथ डाल के उसको, वो हमेशा कह रही कि जो गेट आउट ऑफ यू, गेट आउट ऑफ यू, यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि नहीं मैं तुमको लेके चलता हूँ, और उसने उस औरत को अपने साथ लिए और पूरे 20 फ्लोर तक वो सफर करता हुआ नीचे पहुंचा। और जैसे ही वो लॉबी में पहुंचे, धौड़ धौड़ की आवाज आने लगी। तो उन्होंने फायरमैन से पूछा कि क्या हो रहा है?
तो फायर सेफ्टी मैन ने कहा कि एक्चुअली जो है ऊपर से पत्थरे और आदमी गिर रहे हैं, लोग अपनी खिड़कियों से कूद रहे हैं। तो जब ये बात सुने और उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी ऑफिसर ने कहा कि तुम जहां पर हो वहीं पर रहो, ये सबसे सेफेस्ट एरिया है, डोंट गो एनीवेयर। तो डैनियल ने क्या किया, फिर अपनी गन को चेक किया, अपने बर्ड्स को चेक किया, अपने गट्स को चेक किया, और उसके गट्स ने कहा कि दिस इज नॉट द सेफेस्ट प्लेस, गेट आउट ऑफ हियर। तो उस औरत से उसने पूछा कि मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ, दिस इज नॉट द सेफ प्लेस। उस औरत ने कहा नहीं नहीं नहीं, फायरमैन कह रहे हैं कि लॉबी जो सबसे सेफेस्ट एरिया है, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी। तो डैनियल ने क्या किया, साइड वे में भागना शुरू किया, हाफ वे भाग रहा था और साइड वे चलते 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 वो जैसे ही वो 1-2 मीटर दूर पहुंचा हो, 1-2 किलोमीटर के दूर पहुंचा होगा, पूरी बिल्डिंग पीछे से धड़ाम से गिरी। अब यहाँ पर आपसे मैं सवाल करूंगा कि डिड दैट वुमन चूज टू डाई? क्या वो औरत ने इंतखाब किया मौत का? उसका मुकद्दर था, उसको मौत मिली, दैट इज ट्रू, लेकिन क्या उसने अपना इंतखाब किया मौत को गले लगाने के लिए? आंसर इज यस, शी चूज टू डाई, नॉट कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। एंड हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, इट इज सम टोटल ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस डिसीजन की वजह से होता है। जितना भी लाइफ में हम डिसीजंस लेते हैं, उसकी दो वजूहत होते हैं, कभी हम कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, कभी अनकॉन्शियस डिसीजन लेते हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस डिसीजन। उस वक्त डैनियल ने अपने आप को चूज किया अपनी रिहाई के लिए कह सकते हैं, या उसने अपनी जिंदगी के लिए चूज किया, कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस। इस पूरी गुफ्तगू से, इस पूरी स्टोरी से आपको ये बात समझ में आई होगी कि हर आदमी अपनी लाइफ में जो कुछ करता है वो कॉन्शियस या अनकॉन्शियस डिसीजन का नतीजा होता है। जब हम अनकॉन्शियस डिसीजन या सबकॉन्शियस डिसीजन का नतीजा कहते हैं, तो पास्ट में बहुत कुछ मौजूद होता है, यानी कि उसकी पिछली जिंदगी में जितना वक्त उसने गुजारा, 25 साल, 40 साल, 50 साल, जितना भी वक्त गुजारा, उसके जो कुछ एक्सपीरियंस है, उस बुनियाद पर आदमी डिसीजन लेता है। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी लाइफ को कॉज की तरफ ले जाए। मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो भी एरिया आपकी लाइफ में है, क्या आप कॉज की साइड हैं या इफेक्ट की साइड हैं? विच साइड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फार्मूला आर यू? आर यू इन द कॉज ऑफ योर लाइफ? आप अपनी ओन कर रहे हैं अपने कॉज को, या फिर आप इफेक्ट ऑफ लाइफ में हैं? इसी का सवाल है शायद वाले का। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेस, इफ बिल्डिंग नॉट कोलैप्स, डैनियल मे बी रॉन्ग, ऑल इज प्रोबेबली। जी, ये देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि अगर बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होती तो वो डैनियल रॉन्ग हो सकता था। जी, ये आपका सवाल सही है जब ये रहेगा कि आपने अपने अनकॉन्शियस की बेस पर डिसीजन लिया है। आइदर वे ही इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज अगर वो वहां से चला भी जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी तो क्या होगा, वो वहां से सेफली बाहर निकल गया है, हो सकता है वहां पर जितने लोग थे सफोकेशन की वजह से परेशान होंगे। तो आप इसमें देखिए कि आपने जो बात कही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ भी आप तलाश कर रहे हैं रीजन को। when you start digging into the reasons, you will be disempowered. जो भी आदमी रीजंस को तलाश करेगा, ओनरशिप नहीं लेगा किसी भी चीज के। आपको मैं दूसरी मिसाल देता हूं, ईच इंडिविजुअल टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, आपने सही बात बताई अस्मा साहबा, जज़ाकल्लाह खैर। तो एक्चुअल में होता यह है कि हमारी लाइफ के तमाम डिसीजंस की बुनियाद जो है कॉन्शियस या अनकॉन्शियस डिसीजन होती है। इवन हमें मौत आती है तो हम क्या बोलते हैं, लोग फलां साहब को हार्ट अटैक की वजह से मरे। वी यूज टू ऑलवेज थिंक फॉर ए रीजन। अगर हमें अल्लाह पर भरोसा होगा तो हम कॉज साइड पे रहेंगे। ये मेरा आइडिया आपको सिंक हो रहा है? जरा गौर करें। ऑलवेज क्या हुआ था उनको? अरे नहीं, बहुत दिनों से वो हॉस्पिटल में रहे थे, बहुत बीमार थे, बुलावा आ गया, चले गए। ऑलवेज पीपुल ट्राई टू गेट रीजन फॉर एवरीथिंग व्हिच इज बैड टू हिम। लोगों कहते हैं कि अरे जरा एक मिनट रुकिए, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ मेरी लाइफ में हुआ है, जो कुछ बैड मेरी लाइफ में हुआ है, उसका मैं जो है ना अपने ऊपर कॉज लूं, जो कुछ मेरे साथ खराब हुआ है सब मैं अपने पर लूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है अपने आप को, अगर वाकई उसमें फायदा मंद हासिल करना चाह रहे हैं, तो अपने आप को इफेक्ट से कॉज की तरफ मूव करें।
यानी अगर आप प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे समझिए कि दो आदमी लड़ रहे हैं, इफ यू आर फाइटिंग विद एनी अदर पर्सन, इफ यू आर नॉट देयर इन दैट सिचुएशन, तो क्या होगा? होगा यही कि वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो इश्यू फाइटिंग नहीं रहेगी। आप किसी भी मामले में इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स यू शुड टेक द ओनरशिप ऑफ दैट। किसी भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज में, बहुत से लोगों का ये बहुत अच्छी बात ये रहती है, आप देखिए बात से बहुत से लोगों का ये कहते हैं कि भाई मेरे पास बेहतरीन कार है, आई एम द कॉज फॉर दैट। मेरे जो है टीथ बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेट हैं, बहुत चमकदार हैं, आई एम द कॉज फॉर दैट। मेरे पास जो है बेहतरीन कपड़े वगैरह हैं, सब कुछ है, आई एम कॉज फॉर दैट। और मेरी रिलेशनशिप बहुत खराब है, आई एम नॉट कॉज फॉर दैट। जब भी कोई चीज अच्छा हो जाता है, बच्चों का भी मामला यही होता है, माँ बाप जो लड़ते हैं कि बच्चे का जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरी वजह से आया, मैंने किया था, और जब बच्चे का रिजल्ट खराब आएगा तो कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हुआ। सो व्हेनेवर वी गेट एनी सैड मोमेंट, जब हम नेगेटिव चीज देखते हैं तो हम दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। और आप व्हेनेवर यू गिव रीजंस टू any problem or any issue, basically you are searching outside of you। तो होगा ये कि आप उसको फायदा उठा नहीं पाएंगे उससे। क्यों? क्योंकि जब आप एम्पावर नहीं होंगे, जब ओनरशिप नहीं लेंगे तो सोल्यूशन तलाश नहीं कर पाएंगे, आप रीजन तलाश करेंगे। जो लोग रीजन तलाश करेंगे वो सोल्यूशन तलाश नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं तलाश कर सकते, रिजल्ट की ओनरशिप नहीं ले सकते। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ के हर चीज में आप रीजन तलाश करने की जगह आप रिजल्ट तलाश करें, ओनरशिप लें। और ओनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 100% ओनरशिप लें। आप ये कह रहे हैं कि 50-50 लेंगे, या 10% तो उनका फॉल्ट है, या 2% तो उसमें फॉल्ट है, तो क्या होगा? होगा ये कि आप अपने आप को डिसओन कर रहे हैं 2% के लिए, आप अपने आप को डिसओन कर रहे हैं 10% के लिए। व्हाट इफ वी आर फाइटिंग टू राइट थिंग्स? जी, हम किसी अच्छे काम के लिए हम फाइट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे काम के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को मूव कर रहे हैं कॉज की तरफ। यू आर टेकिंग द ओनरशिप ऑफ दैट फाइटिंग, इट्स गुड। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, एक वाइफ और शोहर जो है ना रिलेशनशिप में है, और रिलेशनशिप बहुत जो है मतलब अब्यूसिव रिलेशनशिप है समझिए। वो शोहर बहुत ज्यादा मारता है, फलां फलां करता है, मतलब कि आप ले लीजिए कि बहुत ही खराब सिचुएशन है, और वो औरत कह रही कि हाँ आई एम द कॉज फॉर दैट, कि मेरी वजह से वो सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली शी इज इफेक्ट ऑफ दैट ओनरशिप। आपको क्या करना चाहिए था? आप अपने आप को कॉज की तरफ मूव करना था कि मुझे रिलेशनशिप में रहना है, तो आई हैव टू टेक द ओनरशिप ऑफ मी। अगर मैं अपनी ओनरशिप लूंगी तो मैं कॉज की तरफ जाऊंगी। मैं उसका एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए, आप एक प्लेस पर हैं और वहां से समझे कि अगर सऊदी में है तो वहां से स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे हैं, या इंडिया से स्विट्जरलैंड जाना चाह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट आपने रूट पकड़ी और आप फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज आप सेम जाना जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, और 1% जो है ना आप टिल्ट किए, क्या होगा? 600 माइल अवे आपका जाके प्लेन रुकेगा, स्विट्जरलैंड की जगह जर्मनी में जाके रुक जाएगा आपका प्लेन। यही मामला है, हम जब कॉज पर नहीं रहते, जब हम रीजन तलाश करते हैं, इवन 1% किसी भी इश्यू में आप ओनरशिप नहीं लेंगे, इवन 1% ओनरशिप भी नहीं लेंगे, तो 600 माइल्स दूर जाकर के आपकी गाड़ी ठहरेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? 600% मतलब माइल्स दूर जाएगी सिर्फ 1% के लिए। आप देखिए कि हमारी लाइफ को ले लीजिए, रिलेशनशिप को ले लीजिए, जितने भी चीजें, करियर को ले लीजिए आप, और कोई भी चीज को ले लीजिए, इसकी वजह यही है कि हम ओनरशिप नहीं लेते हैं, इसलिए तमाम प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में मौजूद है। जब आप ओनरशिप लेंगे तो आप एम्पावर होंगे, आप कामयाब होंगे। तो होगा ये जी जी, और एक मिसाल दीजिए जी। आप कोई भी आप सवाल कीजिए, मैं आपको मिसाल दूंगा। आप किसी भी चीज पर एक मुझे सिनारियो दीजिए, मैं उस पर आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं तो मिसाल बहुत से चीजें दे सकता हूँ जी। अगर आप सिनारियो देंगे तो जी ओनरशिप, कंप्लीटली टेकिंग ओनरशिप मतलब जी, क्या? जी मिसाल के तौर पर अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप समझिए कि आपके शोहर के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, जस्ट मैं कह रहा हूं कि आप एक एग्जांपल, कोई एक औरत का जो अपने शोहर के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं, तो आप अगर अपने आप को कह रहे हैं कि भाई आई एम कॉज फॉर दैट,
ठीक है, कि वो जो कुछ भी वो जुल्म करेंगे मैं उसको लिए एक्सेप्ट करूं। या फिर दूसरी चीज ले लेते हैं हम, चलिए मिसाल के तौर पर बच्चा आपके साथ जो है अच्छा बिहेव नहीं करता है, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आई एम कॉज फॉर दैट, तो होगा क्या, आप एक्चुअल में अफेक्ट में हैं कि बच्चे के उस बिहेवियर। होना ये चाहिए था कि आप अपने आप को मूव करते कि मैं कौन कौन से ऐसे बिहेवियर तलाश करूं जिसकी वजह से मैं उसके इफेक्ट में ना रहूं, बल्कि मैं अपने अंदर ओनरशिप, अपना डिसीजन ले सकूं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो मैं कौन कौन से ऐसे टैक्टिक्स, कौन कौन से टूल इस्तेमाल करूं कि उसका मिसबिहेवियर खत्म हो जाए, या मैं अपने अंदर जान करके देखूं कि व्हाट आर द लैक्यूना आई हैव, मेरे अंदर ऐसा कौन सा लैक्यूना है जिसकी वजह से ही इज बिहेविंग लाइक दैट। उन गलत कर रहा है अगर हम बोल रहे हैं तो बेसिकली वी आर इन इफेक्ट, he is doing wrong thing, even though he is doing wrong, but you are perceiving it as wrong। आप अपने आप को परसीव कर रहे हैं कि वो रॉन्ग कर रहा है। तो अगर आपको उसमें कामयाबी हासिल करना है तो क्या करना है, आप अपने अंदर एम्पावरमेंट ले आए। आप एम्पावरमेंट कैसे ले आएंगे, आप अपने अंदर जो कुछ भी कमजोरी है, जैसे अगर आप अच्छे अंदाज से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, सख्त बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, तो सख्त बिहेव करना शुरू करें। या आपके अंदर जो है ना कमांडिंग स्किल नहीं है, कमांडिंग स्किल पैदा कीजिए। या आप अल्फाज का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भोंडे अंदाज का है तो अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कीजिए, यानी आप अपने आप को एम्पावर करेंगे। या आप ये कि बच्चे को कब कहां पर कैसे डायरेक्शन देना है आप वो सोच करके उसके लिए आप तैयारी करें, उसके बिहेवियर से पहले आप अपना पंच रखें, यानी अपनी बात रखें, ताकि वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो ये इस तरह से जो है इशू सॉल्व होते हैं, राइट। तो मैंने एग्जांपल दिए, और किसी के पास कोई सिनारियो है तो आप रखें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी गुफ्तगू करते हैं हम लोग, मैं और इस पर डिस्कशन करेंगे। तो होता यह है कि जब आप कॉज की साइड रहेंगे तो आपका स्टेट, ये एस स्टैंड फॉर स्टेट, आपका मेंटल स्टेट स्ट्रांग होगा, यानी कि अगर एम्पावर रहेंगे, ओनरशिप आप लेंगे, तो किसी तरह की भी सिचुएशन में आप खौफजदा नहीं होंगे, गम में नहीं रहेंगे, गिल्ट महसूस नहीं करेंगे, अपने आप को परेशान नहीं महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्टेट जो है एम्पावरिंग स्टेट रहेगा, आप रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे, कुछ देने की पोजीशन में रहेंगे, ना कि लेने की पोजीशन में रहेंगे। जब आप रीजन तलाश करेंगे तो बेसिकली यू आर इन क्या है, नेगेटिव इसमें है आप, कि आप लेने की पोजीशन में है, देने की पोजीशन में नहीं है। तो देने की पोजीशन में रहना है तो आपका स्टेट जो है रिसोर्सफुल स्टेट होना है, आप पावरफुल रहे, चिन अप रहे, आपका बॉडी जो है स्ट्रांग रहे, आपका सर उठा हुआ रहे, गुफ्तगू ऐसे करें। आप नर्म से झुके हुए अगर आप गुफ्तगू करेंगे तो सामने वाला आदमी आपके साथ खेल लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सख्त बात करेंगे जिससे Sir, फाइट I हो। have a question. जी या प्लीज। Yeah, you are saying that we have to empower ourselves, and we decide to do that. But what if another person, next person, is not at all trying to understand our motives? So what we have to do at that time? So change कि सामने वाला yourself, हम make जानते हैं, हम we are flexibility within you। empowering ourselves. Yeah, exactly. Make some flexibility within you. Change your tonality, change your behavior. Maybe your attitude is not good, right? So you have a lot of things to do. You can change your behavior, you can change your attitude, you can change, you can have a little flexibility। मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, ये एग्जांपल जरा सा मजेदार एग्जांपल है, मैं आपको देता हूँ। अगर सपोज शोहर और बीवी दोनों जो है मैस्कुलाइन एनर्जी, या एनएलपी का एक कॉन्सेप्ट है, फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी, एक यानी कि हस्बैंड मैस्कुलाइन एनर्जी भी उसके अंदर हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, और इसी तरह जो है लड़की के अंदर भी, बीवी के अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। अगर दोनों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी होगी तो क्या होगा, डिसीजन नहीं ले पाएंगे लाइफ में, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और दोनों के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी होगी तो क्या होगा, फाइट करेंगे हमेशा। तो जब शोहर का मैस्कुलाइन एनर्जी महसूस हो रही हो तो बीवी को फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी अदा करें कि फेमिनाइन एनर्जी दे, ताकि रिजल्ट पॉजिटिव आए। ठीक इसी तरह रिवर्स, अगर शोहर फेमिनाइन एनर्जी पेश कर रहा है तो आप बिहेव करें एज ए मैस्कुलाइन एनर्जी। होगा ये कि इसमें अट्रैक्शन होगा और आप डिसीजन ले पाएंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जब भी ऐसा होगा तो आप देखें कि कहीं पर बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, कहीं एटीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, और कहीं पर जो है आपके मूड के स्विंग की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप ये तमाम चीजें करेंगे, और एम्पावरिंग स्टेट में करना है, डिसएम्पावरिंग स्टेट में कर रहे हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बीवी हूँ, मुझे तो ऐसा ही रहना है पूरा जिंदगी भर, तो यू विल बी देयर फॉरएवर लाइक दैट।
तो आपको करना ये है कि आपको तो पहले रिसोर्सफुल स्टेट में रहना है, देने की पोजीशन में रहना है, और दूसरे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिचुएशन को हैंडल करने वाली पोजीशन में रहना है। फाइट करने वाली पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द मूड, बिहेवियर एंड एवरीथिंग। तो यहां पर ये होता है कि फर्स्ट जो मैं बता रहा हूं, सी इज यू हैव टू मूव टू द कॉज। सेकेंड, स्टेट, रिसोर्सफुल स्टेट में रहे। थर्ड ये है बिहेवियर फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर ये दोनों चीजें आपकी मैच करना शुरू कर दें, स्टेट और बिहेवियर, रिजल्ट आएगा आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर आपका बिहेवियर खराब है, आप रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं है, तो कितना भी अपने आप को कॉज पे रखिए, आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? लेट्स मूव ऑन, और जरा सा हम और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यू नीड टू मूव कॉज इन योर लाइफ। What is S in that? Yes stand for state. What is S in that? S stand for state. State of your mind. Mind का state, यानी कि I am happy, that is your state. I am sad, that is your state. यानी कि उसके लिए आपको मेहनत करना नहीं है। The moment you think, जैसे अभी मैं कहूंगा कि आप अपने पास्ट लाइफ में जाइए। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि जब आप स्कूल में पढ़ रही थी और बेहतरीन आप टॉप परफॉर्मर थी, गो इनटू दैट मेमोरी, see what you see, hear what you hear, feel the feeling of that happiness. अब उसको जाकर के देखिए, you get that state right now, you got that state right. तो हैप्पी होने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप लाइफ में कभी भी हैप्पी थे, जस्ट गो एंड सी दैट सिचुएशन एंड यू विल बिकम अ हैप्पी पर्सन। you will access to that particular state. इसी तरह सैड का मामला है, इसी तरह जो है अनहैप्पी का मामला है, इसी तरह फियर का मामला है। समटाइम्स बिहेवियर की वजह से भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम व्हेन यू फेच द मेमोरी, पास्ट मेमोरी, इट इज गोइंग टू अफेक्ट। जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, जरा क्लियर बता सकते हैं? Shall I move? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी और What is stands for or? R for result. Okay. C for cause. When you move towards cause, you need to have a state. S stand for state. You should have a flexibility in your behavior. If you have the particular state and flexibility in behavior, resourceful state and particular behavior, flexibility in behavior, your result will be positive. R stand for results. So if your state is unresourceful, sad state में हैं आप या guilt state में हैं, and your behavior is not good, so the end result will be negative. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। You need to move cause in your फुल फॉर्म बोल दीजिए जी। CSBR का फुल फॉर्म पूरा बोल दीजिए एक बार जी। CSB से जी, C जो है कॉज है, S जो है स्टेट है, B जो है बिहेवियर है, R जो है रिजल्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। पहले वाली स्लाइड कौन सी थी? थोड़ा सा मेरे मिस हो गया। इससे पहले वाली, ये वाली? हाँ, जी 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 जी, ये मैं आपके सामने ये बता रहा था कि अगर 1% भी ड्रिफ्ट हो जाता है, 1 डिग्री भी आपकी टिल्ड हो जाती है, यानी कि 1% भी आप ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, तो यू आर इन ऑन इफेक्ट साइड। तो आपको 100% ओनरशिप लेनी है। अगर 100% आप ओनरशिप लेंगे तो आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। टाइम लगेगा जरा सा, लेकिन अगर आप समझिए कि आप ओनरशिप ले रहे हैं, लेकिन 10 साल से आप सोच रहे हैं कि मैं बिलियनर बनना चाह रहा हूं, या फिर ये कि 50 साल से आप अपने अंदर तब्दीली चाह रहे हैं, लेकिन लाइफ में कभी तब्दीली नहीं आई, इसका मतलब ये है कि आप इफेक्ट में जिंदगी गुजार रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टाइम में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ये मैं आपसे सवाल करूंगा, आप में से हर शख्स इसका जवाब दें। व्हाट इज दैट यू वांट इन लाइफ? कोई भी एरिया ऑफ लाइफ ले लीजिए, आप इस सवाल का जवाब टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। एवरीबडी प्लीज राइट इट डाउन। व्हाट इज दैट यू वांट इन लाइफ? क्या चाहिए आपको लाइफ में? आप में से बेशतर लोगों ने पहले आउटकम के तौर पर लिखा था, लेकिन मैं फिर सवाल करूंगा कि आप इस सवाल का जवाब दें। हैप्पीनेस, ओके, गुड। Losing job due to pandemic, how can we be on the cost side? ठीक है, right जी। सक्सेस, I want success in my life, stability in my life.
जी, एक साहब ने सवाल किया है, रेस्पेक्ट द हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ओके गुड, सक्सेसफुल एक्सेप्ट। तो पैंडेमिक में मैंने जॉब लूज किया है, तो किस तरह से मैं अपने आप को मूव कर सकता हूँ जॉब के लिए। आप पहला सवाल तो आप ये अपने जहन में रखिए कि अगर मुझे मौका मिलता है लाइफ में, I have lot of caliber, I have a lot of experience, I know what to do, how to do. If I get right person to do the right thing, I can get the better job than this. तो क्या है, आप एम्पावर स्टेट में, रिसोर्सफुल स्टेट में। दूसरा क्या होगा, आप उसके बाद जो है ना आपके अंदर बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी आई कि आप ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास जो है ना ये जॉब नहीं, इससे बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं उसको ये करूंगा। एक जॉब चला गया, दूसरा जॉब इससे बेहतर जॉब मुझे मिल सकता है। सो बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी है, इससे अच्छे जॉब की मैं तलाश कर सकता हूँ, मैं आई कैन एक्सेल मोर देन दिस। तो आप जो है ना अपने आप को कॉज की तरफ ले जा रहे हैं। अरे वो साहब ने जो है ना बहुत साजिश की, इसकी वजह से मेरा जॉब चला गया। आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी इतनी खराब है कि जॉब कभी नहीं मिल सकता है। If you are in this state, if you have this kind of behavior, that means you are disempowered. पॉजिटिविटी, जितने लोगों ने भी यहाँ पर बात रखी है, मैं उनसे सवाल करूंगा कि why don't you have it? Why don't you have it? You are living in effect of time, or you are living in the effect of anything else. If you don't have it, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हैप्पीनेस इज a state. हैप्पीनेस को तलाश करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ थिंकिंग, दैट्स इट। गो इनटू दैट मोमेंट, यू विल बिकम हैप्पी। सक्सेस में जरा सा टाइम है कि आपको सक्सेस समझिए कि आप, मैं जो है ना 10 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, अगले 2 साल तक मैं जो है ये इन प्रोजेक्ट पे काम करूंगा तो मैं सक्सेस हासिल कर सकता हूँ लाइफ में। सो दिस 2 years पीरियड जो है ना, ये टाइम जो है ना सफिशिएंट टाइम है आपको सक्सेस हासिल करने के लिए। लेकिन अगर एक आदमी के पास 10 साल से वो कह रहा है कि मुझे सक्सेस हासिल करना है लाइफ में, और 10 साल से उसने सक्सेस हासिल नहीं किया, इसका मतलब ये है कि वो 10 साल से टाइम का बहाना करके प्रोक्रास्टिनेशन में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जी, और कोई सवाल है? आई एम नॉट इन इंडिया ऑलवेज, आई फील आई कुड बेटर इफ आई एम इन इंडिया। ओके, आई एम नॉट इन इंडिया ऑलवेज, आई फील आई कुड बी बेटर, सो दैट इज ओके। It is a lengthy process, we are moving slowly. Okay, it is a lengthy process. Yeah, what can I do to achieve wisdom? Okay, so okay, that's it. I think मैं आइडिया आपको समझा चुका हूँ, जरा सा हम पास जाते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने आपके सामने बात रखी, अगर मेरा प्रोडक्शन ये है कि अगर आप लाइफ के किसी एरिया में स्टक हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपकी जिंदगी इफेक्ट में गुजार रहे हैं। Let's take an example of abuse relationship। मैंने आपको बताया कि इसमें 2 चीजें आपको करनी है, रिकॉग्नाइज करें कि आप जो है ना इफेक्ट की साइड हैं, और आप अपने आप को मूव करें कॉज की तरफ, और फाइनली आप एक्शन लें। विदाउट एक्शन आप बहुत खुश हो कि भाई बहुत कुछ हो रहा है, मैं कॉज की सोच लिया, मैंने मुझे ये करना है, ये करना है, आपने सोच लिया। इफ यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, दैट मीन्स स्टिल यू आर इन इफेक्ट ऑफ टेकिंग एक्शंस। तो आपको एक्शन लेनी होगी लाइफ में। ओके, कंसिस्टेंट in learning, that's right, to achieve wisdom. Why don't you have it? Learning आपकी जो है consistency in learning में, why don't you have it? What's the problem? To achieve wisdom, ये state है, wisdom is a state, right? हिकमत जो है ना वो एक state है, और आपको जो है ना उसके लिए टाइम की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप 10 सालों से हिकमत की तलाश में हैं, और आपके पास बहुत सी चीजें आई जिसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो that means you are in effect of applying. ओके, लेट्स मूव ऑन। एक छोटा सा मैं यहाँ पर डायग्राम कर रहा हूँ, 1-2 मिनट में हम अपनी बात को खत्म करेंगे। कोई भी एक्सटर्नल इवेंट आता है तो आप अपने आप को सवाल करें, हाउ यू चूज टू रेस्पॉन्ड, किस तरह से आप रेस्पॉन्ड करते हैं? कॉज के अंदाज में रेस्पॉन्ड करते हैं या इफेक्ट के अंदाज में रेस्पॉन्ड करते हैं? तो जब आप कॉज के अंदाज में रेस्पॉन्ड करेंगे, पहले हम इफेक्ट को देखते हैं। जब आप इफेक्ट के अंदाज में रेस्पॉन्ड करते हैं तो आप ये कहते हैं कि लाइफ जो है ना बहुत awful है, बहुत मिजरेबल है, बहुत मुश्किल है। What you are doing, you don't have any control, you are victim of that situation। तो होगा ये कि आप एक्सटर्नल इवेंट ऐसा ही आएगा, ऐसा लूप बनता चला जाएगा, फिर नया इवेंट आएगा, आप उसको फिर रेस्पॉन्ड करेंगे इफेक्ट के अंदाज में, लाइफ बहुत मिजरेबल नजर आएगी, नो कंट्रोल ऑन योर एक्शन, तो ऐसा ही लाइफ पूरी तरह गुजरती जाएगी। थिंक एट इफेक्ट इक्वल टू रीजन, दैट इज डिसएम्पावरमेंट। ठीक इसी तरह अगर अपने आप को कॉज पे रखें, इफ यू आर टेकिंग द ओनरशिप, यू विल बी हैविंग चॉइसेस।
यू विल बी हैविंग ऑप्शंस टू डू। ये चीजें आपको नजर आएंगी, वरना आप रीजन तलाश करते रह जाएंगे और कोई जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा। चॉइसेस जब भी आएंगे जब आप ओनरशिप लेंगे, जब आप अपने आप को कहेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, होगा ये कि आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इंक्रीज करेंगे अपना इन्फ्लुएंस को, और इवेंट फिर नेक्स्ट इवेंट आएगा। इस तरह से अपने आप को इस साइकिल में रखेंगे, हमेशा कॉज की साइकिल में। होगा ये कि थिंक एट कॉज इक्वल टू रिजल्ट एंड यू विल बी एम्पावर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जिसको मैंने जरा सा टाइम लेकर के आपके साथ डिस्कशन की। चलिए हम आगे बढ़ते